Hello everyone, welcome back to my channel Phoenix Education. My name is Lavanya Nampalli. Today I would discuss about classical approaches. आज हम classical approaches के बारे में discuss करेंगे. Approaches to management. Approaches to management has been divided into classical approach, behavioral approach, quantitative approach and modern approach. In this video, we are going to cover classical approach. Under classical approach, scientific management, bureaucratic management, administration management आती है. Classical approaches. Classical approach को 3 separate schools में divide किया गया है. First one is scientific management, second administrative theory and third one bureaucratic management. क्लासिकल थियरिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना और प्रबंधन यानी ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करने के लिए प्रिंसिपल्स तैयार किया गया है. इन व्यूज को क्लासिकल इसीलिए कहते हैं कि दे फॉर्म द फाउंडेशन फॉर द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट थॉट. मेजर कंट्रीब्यूटर्स ऑफ 3 schools of management thought are Number 1 Frederick W. Taylor, second Henry Fayol and third one Max Weber. Scientific management. In early 1900s में ये popular हुआ. In the 19th century, scientific management was defined as that kind of management which conducts a business or affairs by standard established by acts or truths gained through सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और रीजनिंग. यह एक क्लासिकल मैनेजमेंट अप्रोच है जो वर्कर्स के एफिशिएंसी में सुधार करने के लिए यानी इम्प्रूव करने के लिए वर्क मेथड्स के साइंटिफिक स्टडी पर जोर दिया है यानी एम्फसाइज देता है. सम ऑफ द advocates of scientific management were Frederick W. Taylor, Frank Gilbreth, Lillian Gilbreth, Henry Gunt. He is Frederick Winslow Taylor. He was an engineer and inventor. Frederick W. Taylor ने हेनरी टॉन्स के चैलेंज को लेकर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को डेवलप किया है. And he was considered as father of scientific management. He wrote the principles of scientific management in 1911. The two major managerial practices that emerged from Taylor's approach to management are piece rate incentive system and time and motion study. Piece rate incentive system. Taylor ने ये माना कि सोल्जरिंग के मेजर रीजन वेज सिस्टम है. सोल्जरिंग मीन्स to work at the slowest rate that goes unpunished. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेलर ने पीस रेट इंसेंटिव सिस्टम को यूज करने के लिए सपोर्ट किया. इस सिस्टम का मेन एम था कि जो वर्कर्स मैक्सिमम आउटपुट देते हैं उनको रिवार्ड भी देना है और जो वर्कर्स एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस को रीच होता है उसको मैनेजमेंट के बेसिक वेज मिलती है. अगर वर्कर्स के आउटपुट टारगेट से एक्सीड हुआ तो ऑटोमेटिकली उस वर्कर के वेजेस इंक्रीज होगा. टेलर के अनुसार पीस रेट इंसेंटिव सिस्टम वर्कर को मोटिवेट करता है. इससे ऑर्गेनाइजेशन बेटर से परफॉर्म कर सकता है. एग्जांपल्स फॉर पीस रेट इंसेंटिव सिस्टम: plucking tea, government workers, producing garments, कई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉय वर्कर्स इस सभी पीस रेट इंसेंटिव सिस्टम के अंडर आते हैं. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम एंड मोशन स्टडी. टाइलर टाइम एंड मोशन स्टडी से हर एक जॉब को कैसे परफॉर्म करना है बताते हैं. इस मेथड से एक जॉब को बेस्ट वे में करना हो तो इस जॉब को छोटी टास्क्स और मोशंस में ब्रेक करके अननेसेसरी मोशंस
अननेसेसरी मोशंस और जॉब्स को रिमूव कर देते हैं। ये एक दिन में एक्सपेक्टेड गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हर छोटे जॉब पार्ट को स्टडी करना पड़ता है। टाइम एंड मोशन एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव तो एक वर्क को या जॉब को सिंपल से इजियर एंड बेटर वे में कैसे करना है ये बताते हैं ये एनालिसिस। फ्रैंक गिलब्रेथ एंड लिलियन गिलब्रेथ, ये दोनों वाइफ एंड हस्बैंड हैं। टायलर के बाद फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रेथ साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया। फ्रैंक गिलब्रेथ he was considered as the father of motion study. Lillian was associated with the research pertaining to motion studies. फ्रैंक एंड लिलियन दोनों वर्कलोड को और अननेसेसरी मोशंस को कैसे एलिमिनेट करने के लिए नई रास्ते एक्सप्लोर किया। मोशन स्टडी से एक टास्क को बेटर और मिनिमम नंबर ऑफ मोशंस को यूज करके कैसे करना बताती हैं। मोशन स्टडी से एक टास्क को बेस्ट और मिनिमम नंबर ऑफ मोशंस को यूज करके कैसे करना बताती हैं। डिफरेंट इंडस्ट्रीज के टास्क को स्टडी करने के लिए एक स्कीम को क्लासिफाई किया क्योंकि 17 बेसिक हैंड मोशंस को लेबल करने के लिए, जैसे सर्च, सेलेक्ट, पोजीशन, होल्ड। इस 17 को थर्ब्लिक्स कहते हैं। ये नाम गिलब्रेथ के नाम, इट इज गिलब्रेथ स्पेल्ड बैकवर्ड विद द टी एंड एच ट्रांसपोज्ड। फ्रैंक गिलब्रेथ ने माइक्रो मोशन स्टडी को भी डेवलप किया। एक मोशन कैमरा और एक क्लॉक मार्कड ऑफ इन 100th ऑफ सेकंड्स को यूज करके वर्कर टास्क परफॉर्म करने समय पर उस मोशंस को स्टडी करने के लिए यूज किया। यहाँ देखिए, दिस इज गिलब्रेथ क्लॉक मार्कड विथ 100th seconds and this is where they conducted time and motion study in bricklaying by using क्लॉक। ब्रिकलेइंग प्लेस में एक्सपेरिमेंट करके नंबर ऑफ मोशंस को कम किया। एक्सपेरिमेंट के पहले 18.5 to 14 मोशंस होते थे। एक्सपेरिमेंट के बाद 100 to 2700 ब्रिक्स रखने में इंक्रीज हुआ, वो भी बिना श्रम में। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, लिलियन ने डॉक्टरल थीसिस published in the early 1900s by the name of The Psychology of Management was one of the earliest work which applied the findings of psychology to the management of organizations, and she was called as our first lady of management and first lady of engineering. 1924 में फ्रैंक का डेथ हुआ, मगर लिलियन का वर्क कंटिन्यू किया। She received 22 honorary degrees for her contribution to scientific management. And he is Henry Lawrence Gunt. Henry Gunt टेलर के साथ मिडवेल में और बेथलेहेम स्टील में क्लोज एसोसिएट थे। बाद में इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हुआ और मैनेजमेंट फील्ड के लिए contributions दिया। He is remembered for his work on the task and bonus system and Gantt chart. This is very important. Task and bonus system and Gantt chart. Gantt के इंसेंटिव प्लान के अनुसार एक वर्कर अगर स्टैंडर्ड टाइम से पहले ही काम या टास्क कंप्लीट किया तो उस वर्कर को बोनस मिलना है। गंट ने फोरमैन के लिए भी इंसेंटिव प्लान को इंट्रोड्यूस किया। गंट चार्ट was the first simple visual device to maintain प्रोडक्शन कंट्रोल। यह चार्ट के द्वारा प्रोडक्शन प्रोग्रेस को क्वांटिटी में नहीं बल्कि टाइम में दिखाती है। गंट चार्ट इज स्टिल यूज्ड टुडे बाय मेनी ऑर्गेनाइजेशंस। यह चार्ट के द्वारा प्रोडक्शन प्रोसेस को क्वांटिटी में नहीं बल्कि टाइम में दिखाती है।
Today's program evaluation and review techniques were developed based on gunshot only. Limitations सभी principles operation level से ही related हैं. Managers point of view से focus नहीं किया. These principles focus on the problems of engineering point of view. Taylor and his followers workers के social needs को overlook किया और उनके economic and physical needs को overemphasize किया. Scientific management theorists also ignored the human desire for job satisfaction. And next classical approach is administrative theory. Administrative theory is also known as process management, जनरल थियरी ऑफ मैनेजमेंट. जो प्रिंसिपल्स यानी सूत्र साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रोपोनेंट्स साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रोपोनेंट्स डेवलप किया है, वह वर्कर्स टास्क को एफिशिएंटली करने में मदद कर सकता है. क्लासिकल थियरी ने ऑर्गेनाइजेशंस के इंटरनल एक्टिविटीज को समन्वित करने में मैनेजर्स को मदद करने वाले प्रिंसिपल्स पर फोकस किया. द मोस्ट प्रोमिनेंट एडमिनिस्ट्रेटिव थियरिस्ट वाज हेनरी फॉयल. ही वाज ए फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट. वह अज्ञान था अमेरिकन मैनेजर्स को जब तक उनके फ्रेंच बुक ही wrote in 1916 जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं हुई. उनका मानना था कि साइंटिफिक फोरकास्टिंग एंड प्रॉपर मैनेजमेंट मेथड से ही सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स इनएविटेबल हैं, यानी अनिवार्य हैं. आज के कई मैनेजरल कॉन्सेप्ट्स हम आज दिए गए हैं, वह सब फॉयल द्वारा व्यक्त किया गए थे. फॉयल के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस ऑपरेशंस को 6 एक्टिविटीज में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरल. टेक्निकल में प्रोड्यूसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स आते हैं. कमर्शियल में बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंज. फाइनेंशियल में सर्च फॉर एंड ऑप्टिमल यूज ऑफ कैपिटल आते हैं. और सिक्योरिटी में प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयज प्रॉपर्टी. In accounting, recording and taking stock of costs, profits, liabilities, maintaining balance sheets and compiling statistics. In managerial में planning, organizing, commanding, coordinating and controlling आते हैं. फॉयल ने लास्ट एक्टिविटी मैनेजरियल एक्टिविटी पर फोकस किया और 5 मेजर फंक्शंस को आइडेंटिफाई किया. हेनरी फॉयल फोकस्ड ऑन लास्ट एक्टिविटी मैनेजरल एक्टिविटी पर फोकस किया और उनका 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, discipline, unity of command, unity of direction, subordinate of the individual interest to the general interest, remuneration, centralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure of personnel, initiative, esprit de corps. Let's discuss all these 14 principles of management in detail. Number 1, division of work. Work specialization से operations को करने की efficiency यानी क्षमता या दक्षता इंप्रूव होती है. सेकंड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी मीन्स आदेश देने का अधिकार और आज्ञाकारिता के लिए शक्ति देती है. अथॉरिटी फॉर्मल या पर्सनल होते हैं. फॉर्मल मतलब ऑफिशियल पोजीशन से मिलने वाली अथॉरिटी. पर्सनल मतलब इंटेलिजेंस या एक्सपीरियंस से मिलने वाली अथॉरिटी. एंड डिसिप्लिन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन करने के लिए डिसिप्लिन बहुत आवश्यक है. ओबीडियंस टू अथॉरिटी, नियमों का पालन करने के लिए, सुपीरियर को सम्मान करने के लिए और समर्पण करने के लिए, इन सभी काम को करने के लिए हमको डिसिप्लिन होना जरूरी है. एंड आवर फोर्थ प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड. वर्कर को ऑर्गेनाइजेशन में एक ही हेड से कमांड और ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस मिलना चाहिए. हेड
एक ही हेड होना चाहिए, इसी से सारा कमांड एम्प्लॉयर को मिलना चाहिए। दिस इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। एंड फिफ्थ वन इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन में जो जितनी एक्टिविटीज हो रहा है वो एक डायरेक्शन में परफॉर्म होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में परफॉर्म होना चाहिए। एंड द सिक्स्थ प्रिंसिपल इज सबऑर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट हमेशा ऊपर होना चाहिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट से। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको ऊपर रखना चाहिए अपने ऑब्जेक्टिव से। सेवेंथ वन, रेम्यूनरेशन। इक्वल पे फॉर इक्वल स्किल्स और वर्क, और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। छोटी फर्म्स में सेंट्रलाइजेशन ज्यादा होती है, लार्ज फर्म्स में डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। स्केलर चेन। अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन एक लाइन ऑफ अथॉरिटी पोजीशंस में फ्लो होती है, जैसे एक चेन की तरफ। यह देखिए, ये एक लोअर लेवल के एम्प्लॉय हैं, उसके ऊपर डी, सी, बी, ए, एफ, जी, सॉरी, एच, आई, ऐसे डिफरेंट लेवल्स में एम्प्लॉयज होते हैं ना। अगर इस तरफ देखिए, एक मिनट, अगर ये लोअर लेवल एम्प्लॉई एच से इसको इंफॉर्मेशन एच एम्प्लॉय को देना है तो उसको कैसे देना पड़ेगा? पहले एक स्केलर चेन की तरफ चलनी पड़ेगा, जैसे ई टू डी को देगा, ई डी को देगा, डी सी को देगा, सी बी को देगा, बी ए को देगा, और ये एफ को, और एफ से जी को देगा, जी एच तक पहुंचाएगा। इस तरफ एक स्केलर चेन की तरफ चलती है। अगर इन स्पेशल कंडीशंस में, इन स्पेशल सिचुएशंस में, it can be short circuited, it can be braked or short circuited, like from here to here. Sorry, it has to go to here. It can be short circuited only in special circumstance. This short circuited is called gangplank. Sorry, GANGPLA, this is NK, gangplank। इस सिचुएशन को कहते हैं gangplank। And our next principle is 10, order। हर एक काम और थिंग्स और पीपल ऑर्डर में होना चाहिए, राइट पर्सन एट राइट पोजीशन। 11th one, equity। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ जस्टिस एंड काइंडनेस। ऑर्गेनाइजेशन के सभी पीपल को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। सभी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयली वर्क करते हैं। 12th one, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर ऑफ पर्सनल। मतलब स्टेबिलिटी ऑफ पीपल, यानी एम्प्लॉयज के पीरियड की स्टेबिलिटी होना चाहिए। एंड 13th प्रिंसिपल इज इनिशिएटिव।
ऑर्गेनाइजेशंस में आपको क्रिएटिव होना चाहिए मगर विद इन लिमिट्स ऑफ। 14th spirit decops means unity is strength। जब एम्प्लॉयज एक टीम के तरफ काम करते हैं तभी स्ट्रेंथ बढ़ेगा और एफिशिएंसी भी बढ़ेगा। Mnemonics to remember 14 principles of management. DAD, U, C, US, S or O, I, C. D for division of work, A for authority and responsibility, D for discipline, U for unity of command, C for centralization, U for unity of direction, S for subordinate of the individual interest to the general interest, S for scalar chain, R for remuneration, O for order, I for initiative, S for stability of tenure of personnel, E for equity, E for spirit decops. And our last classical approach is bureaucratic management. This is also one of the schools of classical management. The term bureaucracy derived from German word bureau, which means office or department। यह ऑर्गेनाइजेशन को एक तर्कसंगत आधार पर कार्य करने के लिए संगठन की आवश्यकता पर जोर देती है। The one who contributed more for this approach was Max Weber। He is Max Weber, Maximilian Karl Emil Weber। Weber. He was German sociologist, historian, jurist and political economist, and he introduced the theory of bureaucracy। यह ऑर्गेनाइजेशन को तर्कसंगत आधार पर कार्य करने के लिए संगठन की आवश्यकता पर जोर देती है। And he was a contemporary of Feuer। 1900s की शुरुआत में जर्मनी में व्याप्त परिस्थितियों ने ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में वेब्स के विचारों को प्रभावित किया। उस समय में नेपोटिज्म प्रचलित था। उन्होंने प्रूशियन आर्मी से प्रेरणा ली। प्रूशिया मीन्स ए फॉर्मर किंगडम इन नॉर्थ सेंट्रल यूरोप इंक्लूडिंग प्रेजेंट डे नॉर्थर्न जर्मनी एंड नॉर्थर्न पोलैंड। वेबर्स थियरी ने ब्यूरोक्रेसी को एफिशिएंसी यानी दक्षता के प्रतीक के रूप में पेश किया। जो ऑर्गेनाइजेशंस इस अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं वो स्लो, इनएफिशिएंट एंड इनफ्लेक्सिबल एंड रेड टेपिज्म होते हैं। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस को कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज की जरूरतों के लिए प्रतिबंधित माना जाता है। Very well managed organizations adopt this approach to some degree। Max Weber identified the following 5 core principles of the bureaucratic theory। Weber's bureaucracy theory 5 key principles are hierarchical structure, management by rules, organization by functional speciality, purposely impersonal, employment based on technical qualification। 5 key principles of Weber's bureaucracy theory। फर्स्ट वन हायरार्किकल स्ट्रक्चर। हर एक लेवल उसके बिलो लेवल को नियंत्रित करते हैं। इस लेवल के अपर लेवल उसको नियंत्रित करते हैं। सेंट्रल प्लानिंग एंड सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग के फाउंडेशन फॉर्मल हायरार्की में होते हैं। एंड सेकंड वन मैनेजमेंट बाय रूल्स। कंट्रोल करने के लिए कंपनी रूल्स को यूज करते हैं। जो हायर लेवल्स डिसीजंस लेते हैं उनको लोअर लेवल्स बिना पूछे एग्जीक्यूट करते हैं। एंड द थर्ड वन ऑर्गेनाइजेशन बाय फंक्शनल स्पेशलिटीज। जॉब्स को स्पेशलिस्ट करते हैं। कंपनी वर्कर्स को अक्सर ब्रेक करते हैं ग्रुप्स में डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ वर्क एंड एबिलिटीज के अनुसार। पर्पसली इम्पर्सनल यानी जानबूझकर अवैतनिक और व्यक्तित्वहीन। सभी वर्कर्स को हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा
काफी हद तक संभाला जाता है। एंड द लास्ट वन इज employment based on technical qualification. Selection is based on technical qualification and skills as well as employee promotion. Limitations. ये थियरी रूल्स एंड लॉस पर फोकस करती हैं। हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेलिटीज एंड रेगुलेशंस के कारण डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन के बीच अनावश्यक गैप होगा। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम सारे सिग्निफिकेंस एंड कंट्रोल को टॉप लेवल मैनेजमेंट को देती हैं। And there are just so many rules and degrees of authority. यह वर्कर्स को सुरक्षा की यानी सिक्योरिटी प्रदान करता है। Thank you for watching. Any suggestions? Please, you are most welcome.